ठीक हो गया। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे सी पैक और बी आर आई को। तो पहले जो है वो मैं बात करूँगा बी आर आई पे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसके बाद जो है वो हम सी पैक पे बात करेंगे। सी पैक पे जो है वो उसकी करंट डेवलपमेंट्स और फेज़ 2 जो आजकल चल रही है हम उस पर बात करेंगे। हम जो है बी आर आई में क्या क्या बातें करेंगे, सबसे पहले जो है वो आप बताइएगा आपके साथ जब स्क्रीन शेयर हो रही हो मेरी। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? यस सर। ठीक हो गया। बी आर आई, सबसे पहले हम बी आर आई की बात करेंगे। बी आर आई जो है जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, और उसमें हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले जो है उसका विद इन 1-2 मिनट्स इसकी हिस्ट्री पे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि बी आर आई है क्या, व्हाट इज़ बी आर आई। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसे जो है वो वन बेल्ट वन रोड भी कहते हैं, ओबोर भी कहते हैं। तो ये सेम नेम है, सेम प्रोजेक्ट के दो दो डिफरेंट नेम है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि चाइना को ज़रूरत क्या पड़ी, वाई बी आर आई। अच्छा खासा सुकून में रह रहा था दुनिया में, क्या उसे ज़रूरत पड़ी एक नया कटा खोलने की। तो हम इस पे बात करेंगे कि बी आर आई चाइना के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वाई डी बी आर आई इज़ डिस्पेंसिबल फॉर चाइना। उसके बाद हम बी आर आई के चैलेंजेस पे बात करेंगे और वे फॉरवर्ड भी। होपफुली हम वे फॉरवर्ड इसका वैसे हम क्या यहाँ दे सकते हैं, लेकिन हम चाइना के लिए क्या उसे करना चाहिए इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए, उस पर हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो सी पैक, उसके बाद हम सी पैक पे बात करेंगे, और सी पैक में हम क्या बात करेंगे वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर का पार्ट होगा उसमें बात करेंगे। अब आप लोगों ने करना ये है कि ट्राई करना है कि इंटरप्शन कम से कम हो। आपके कोई क्वेश्चंस हैं उनको लिख लेते जाएं। अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही है या कहीं मेरी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है तो वो बता दें, लेकिन ट्राई करें कि डिस्टॉर्शन कम से कम हो। उससे क्या होगा कि हम जो है वो एक मिनट। ठीक हो गया जी। वे फॉरवर्ड सी पैक पे हम बाद में बात करेंगे, और आप क्वेश्चंस कोशिश करें कि एंड पे करें। और ये जो है वो जनरली आपको पता है कि हम जनरली डिस्कशन करते हैं, आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं लेक्चर में, और इसको भी हम डिस्कशन ऐड की ही मोड में लेके चलेंगे। एंड पे जो है वो आपके क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे, और इस तरह जो है वो ट्राई करेंगे मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकें। तो सबसे पहले जो है इसकी थोड़ी सी जो है वो मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि बी आर आई जिसे सिल्क रोड कहते हैं, बी आर आई की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री। इसको जो है वो सिल्क रोड कहा जाता था। यहाँ पे पुराने वक्तों में अराउंड जो है वो लेट मी सी कब, हाँ, 206 से जो है 26 BC से 220 CE, मतलब जो है ये अब हमारा जो ईयर चल रहा है 2021, ये 220 मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिश्चियन, तो उससे जो है, और ये बिफोर बिफोर क्राइस्ट जो है इसे कहते हैं, हमारे हज़रत ईसा की बात से पहले जो था।
तो उस टाइम पे जो है वो एक हैन डायनेस्टी हुआ करती थी, चाइना की डायनेस्टी। ठीक हो गया। और उसने जो है वो क्या किया था कि उसने ट्रेड लिंक्स बनाए थे। कहाँ कहाँ? उसने सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो आजकल सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, उस वक्त जो है वो सेंट्रल एशियन रीजन कह लो, इनके साथ ट्रेड लिंक्स बनाए हैन डायनेस्टी ने उस वक्त। और उसके अलावा जो है वो इंडिया और पाकिस्तान, मॉडर्न डे इंडिया और पाकिस्तान जो कि सब कॉन्टिनेंट कह लो, इसके साथ उन्होंने ट्रेड लिंक्स बनाए। और उसके अलावा जो है वो यूरोप के साथ भी। तो उनका ये जो सारा सिल्क रूट था, ये अराउंड जो है वो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा एक्सटेंडेड था, ये सारे रूट्स जो हैं मिल के 4000 माइल्स। और इसको जो है वो सिल्क रूट्स कह लो, इसके थ्रू जो है वो डिफरेंट रीजन के साथ वो उन्होंने अपनी कनेक्टिविटी क्रिएट की और वहाँ उनके साथ उन्होंने तिजारत शुरू की। तो अब जो है वो BRI को जनरली जो है वो कंसिडर किया जाता है कि ये इट इज़ एक्चुअली द रिवाइवल ऑफ दैट सिल्क रूट। और उसके जो है वो नाम में भी सिल्क आता है। जो मैरीटाइम सिल्क रोड जो है, जो मैरीटाइम जो कि समंदर के रास्ते जो है वो कॉरिडोर बनाया गया है चाइना ने, उसके नेम में मैरीटाइम सिल्क रोड आता है। तो वो सिल्क की जो टर्म है वो उन्होंने इंटीग्रेट की। तो ये थोड़ी सी उसकी ब्रीफ हिस्ट्री है। और इस तरह अब सेम जो वही कनेक्शन था जो पुराने वक्तों में 2000 BC बिफोर क्राइस्ट जो थी, हैन डायनेस्टी के टाइम जो उन्होंने कनेक्शन क्रिएट किया डिफरेंट रीजन्स में, वो अगेन जो है उस जो कनेक्शन था उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं, ताकि जो है वो कनेक्टिविटी बढ़े और ट्रेड बढ़े। पहली बात। BRI है क्या? आप भी जब अपना कोई भी जो है वो क्वेश्चन किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो आप उसको इफेक्टिवली उस वक्त तक उस पर रिसर्च नहीं कर सकते जब आप उसके क्वेश्चन नहीं बना लेते। आपको पता नहीं होगा कि आप किन क्वेश्चंस को एड्रेस करने जा रहे हैं, आप किन पे रिसर्च करने जा रहे हैं, तो आप अनिवार्य पढ़ते जाएंगे और फ़ायदा आपको बहुत कम होगा। तो रिसर्च के टाइम आप ट्राई कर किया करें कि थोड़े से ना अपने क्वेश्चंस बनाएं और फिर उन क्वेश्चंस पे रिसर्च करें। अब जो है वो हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसमें जो है उनके दो मेजर पार्ट्स हैं। एक जो है उसे कहते हैं मैरीटाइम या सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो कि सारे जो लैंड रूट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कनेक्टिविटी लैंड रूट्स के ज़रिए बनाई गई है, उसे जो है वो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट कहा जाता है। और जो कनेक्टिविटी जो है वो मैरीटाइम रूट्स के ज़रिए बनाई गई है, उसे मैरीटाइम सिल्क रोड कहा जाता है। अब यहाँ की जो रोड की टर्म है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है। रोड की टर्म्स जो है, उन्होंने रोड का की टर्म मैरीटाइम रूट्स के लिए यूज़ की है। और जो बेल्ट की टर्म है वो उन्होंने लैंड रूट्स के लिए यूज़ की। तो इसके लिए दो मेजर पार्ट हैं, वो आपको बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वो मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं जिनके ज़रिए जो रोड वाले जो हैं, जो रोड वाला कह रहा हूँ क्या, लैंड वाले जो बेल्ट है, वो कौन कौन से छः मेजर वो डेवलप करने जा रहे हैं। फर्स्ट, मैं मैप खोलना पड़ेगा।
आपको पीडीएफ फाइल नज़र आ रही है यहाँ पे? सबको पीडीएफ फाइल नज़र आ रही है? यस सर। जी सर। जो है वो उन्होंने उस पर कॉरिडोर्स को ड्रा किया और मैं आपको वही कॉरिडोर्स को जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। पहला जो कॉरिडोर है वो है, आप साथ लिखूँगा मैं कैसे, वो मैं वैसे ही बोल देता हूँ। पहला जो कॉरिडोर है वो चाइना मंगोलिया रशियन कॉरिडोर है। आपको जो है वो ये जो जिस पे 1 नज़र आ रहा है ये वाला, ये मंगोलिया को चाइना के साथ जो है वो, आपको पता है कि एक साइड पे जो रशिया है, रशिया और चाइना के दरमियान में जो कंट्री है वो मंगोलिया है। तो मंगोलिया को जो है और रशिया को आपस में जो कनेक्ट किया गया वो पहले वाले जो ये पहला जो कॉरिडोर है वो क्या है, चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर। ठीक हो गया। इस जो है पहला लैंड रूट जिसमें रशिया को मंगोलिया के साथ मिल के चाइना के साथ कनेक्ट किया गया। जो दूसरा लिंक है वो क्या है, न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, NLEB जिसे कहते हैं, वो क्या है, ये वाला, वो भी चाइना से शुरू होता है। अब आपको जो है वो समझने वाली बात ये है, वो ये है कि ये जो सारा है ये वाला सारा जो है, एक मिनट, ये तकरीबन यहाँ पे, ये थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ये चाइना है यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा रफ होगा लेकिन आप एक रफ आइडिया के लिए लगा लें कि ये चाइना है। उससे नीचे जो है ये पाकिस्तान है जहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये इंडिया है सारा, और ये नीचे साउथ ईस्ट एशिया। ठीक हो गया। साउथ ईस्ट एशिया का में कंट्रीज़ आपको पता है, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, ये वियतनाम और कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, ये सारे कंट्रीज जो होते हैं वो ये ईस्ट एशिया में आते हैं। तो वो जो ये चाइना है, ये ईस्ट एशिया है, ये रशिया है सारा, और इधर कहीं जो है ये सारा यूरोप है। मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला, ये यहाँ पे यूरोप है। अब जो है ये जो लैंड रूट 2 है, इसके थ्रू जो है वो चाइना को यूरोप के साथ कनेक्ट किया गया। और वो गुजरेगा कहाँ से, वो जो है वो काज़ाकिस्तान से गुजरेगा। यहाँ से चाइना से शुरू होगा, काज़ाकिस्तान, रशिया, और फिर जो है वो यूरोप में जाएगा, और इस तरह वो 30 जो कंट्रीज़ हैं उनको कनेक्ट करेगा। ठीक हो गया। 30 कंट्रीज जो कनेक्ट करेगा, और ये जो है ये एक रेलवे लाइन होगी अराउंड जो है 10,800 किलोमीटर लंबी। समझ आ रही हैं चीज़ें आपको? कोई नहीं बोल रहा। यस सर। जी सर, आ रही हैं। ठीक हो गया। अब ये जो है ये इसके थ्रू जो है जो सेकंड है जिसे न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज कहते हैं, उसके थ्रू इन्होंने 30 कंट्रीज़ को कनेक्ट किया है। उसमें यूरोप के कंट्रीज़ आते हैं, उसमें रशिया आता है, दरमियान में सेंट्रल एशिया काज़ाकिस्तान आता है, और फिर जो है वो चाइना आता है। आपको पता है कि चाइना का जो बॉर्डर है वो काज़ाकिस्तान के साथ भी लगता है। वहाँ से गुजर के काज़ाकिस्तान से रशिया से होते हुए वो यूरोप पहुँचेगा, वो रेलवे लाइन, और उस तरह से वो यूरोप को कनेक्ट करेगी चाइना के साथ। ये था सेकंड जो उसका कॉरिडोर था। उसके बाद जो है वो जो थर्ड कॉरिडोर है वो उसको आप पाकिस्तान जिसे सी पैक कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसमें जो है ये इधर चाइना है और ये सारा पाकिस्तान है, और ये इसके थ्रू जो है वो सी पैक के थ्रू पाकिस्तान और चाइना लिंक्ड हैं आपस में। और चाइना का जो है उस तरह से जो अरेबियन सी है उसके साथ कनेक्शन बनता है। यहाँ पे नीचे जो है पाकिस्तान की जो आपको पता है साइली पट्टी, या पाकिस्तान के साथ जो सी लगता है उसे अरेबियन सी कहते हैं। और उस जो है वो अरेबियन सी से सी पैक के थ्रू अरेबियन सी से चाइना का कनेक्शन सी पैक के थ्रू बनता है। ये हो गया। उसके बाद जो है अगला कॉरिडोर चौथा जिसे कहते हैं, ये चौथा तो खैर मैंने पहले आपको बता दिया, तीसरा ऊपर है जिसे चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। ये तीसरा,
ठीक हो गया। ये 3 नज़र आ रहा है आपको। ये यहाँ पे चाइना है, चाइना का यस सेंट्रल सर। एशिया से, सेंट्रल एशिया और जो वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया जो है वो शायद आप लोगों को कुछ को ना पता हो कि जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो जिसे हम कहते हैं वो असल में वेस्ट एशिया ही है। जो ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज या जो मिडल ईस्ट उसको नाम दिया गया, ये एक कलोनियल कंस्ट्रक्ट है जिसका उस इलाके की जो जियोग्राफी है उससे कोई कनेक्शन नहीं है। जैसा कि हमारा साउथ एशिया है, ये जियोग्राफी की डिपेंडेंट के पे नाम रखा गया है। इसी तरह उसका जो मिडल ईस्ट है उसका जो जियोग्राफी के बेस पे नाम बनता है वो वेस्ट एशिया बनता है, लेकिन उसे मिडल ईस्ट कहते हैं, जो कि कलोनियल कंस्ट्रक्ट है। जो कलोनियल मास्टर्स थे उन्होंने नाम रखा। तो जो इस जो कॉरिडोर है जो थर्ड है, इसके थ्रू जो है वो चाइना किससे, सेंट्रल एशिया और साथ जो है वो वेस्ट एशिया जो कि मिडल ईस्ट है, जिसमें सऊदी अरेबिया और आपको सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज पता हैं ऑब्वियसली। ईरान आता है और सीरिया, इराक, इसराइल, लबनान, ये सारे कंट्रीज जो होते हैं ये मिडिल ईस्ट में आते हैं। तो इसने जो थर्ड कॉरिडोर है इसके थ्रू उन्होंने, चाइना ने लिंक किया अपने आप को मिडल ईस्ट के साथ। और मिडल ईस्ट आपको पता है कि वो एनर्जी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट उसकी उसकी सिग्निफिकेंस है। मिडल ईस्टर्न बहुत सारी जो है वो हमारी जो दुनिया की एक मेजर चंक जो उनकी और जो एनर्जी की नीड्स हैं वो इस मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, पर्शियन गल्फ जिसे कहते हैं, वहाँ से होके गुजरती है। और इस तरह करके इस कॉरिडोर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जो है अगला कॉरिडोर जो 5 नंबर लिखा हुआ है, ये असल में जो है वो लिंक करता है जिसे कहते हैं बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर, BCIM इसे कहा जाता है। यहाँ पे ये इसने जो है आपको पता है कि म्यांमार जो है वो म्यांमार, इंडिया और जो बांग्लादेश हैं वो आपस में नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और उनको चाइना ने जो है वो आपस में लिंक कर दिया है किस कॉरिडोर के साथ, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर। उसके बाद जो है जो आखिरी कॉरिडोर रह जाता है वो है चाइना, इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडो चाइना की जो टर्म यूज़ होती है वो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनके लिए जो है वो टर्म यूज़ होती है इंडो चाइना की। साउथ ईस्ट में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं आपको पहले भी बताया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, लेओस, कंबोडिया, उसके अलावा कौन सा रह गया है, फिलीपीन, इस तरह करके और कुछ और कंट्रीज भी होंगे। इस सारे को चाइना को, इंडो चाइना का जो पेनिनसुला है, चाइना को इंडो चाइना, अब आपने डिफ्रेंशिएट करना है चाइना और इंडो चाइना में। इंडो चाइना का मतलब आपको बताया साउथ ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनको इंडो चाइना कहा जाता है। तो इस तरह करके इस कॉरिडोर को इस कॉरिडोर से चाइना ने मेजर जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको जो ने आपस में इस BRI के थ्रू लिंक कर दिया है। उसमें जो है वो मेजर जो है वो यूरोप आता है, और उसके अलावा एशिया आता है सारा, और अफ्रीकन कंट्रीज़ को जो है उसकी बहुत सारी जो पोर्ट्स हैं उसके थ्रू लिंक्ड है वो इस BRI के कॉन्सेप्ट के साथ। वो अगला जो जो नेक्स्ट है, ये हमने लैंड रूट्स की बात की, तो उसमें जो हम बात करते हैं कि जो मैरीटाइम रूट्स हैं जिसे मैरीटाइम सिल्क रोड कहा जाता है, उसमें बहुत सारी जो पोर्ट्स हैं जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसकी उसकी साइलों पे हैं। तो इस तरह चाइना ने BRI के थ्रू जो है वो 3 कॉन्टिनेंट्स को आपस में लिंक कर दिया। कौन से? यूरोप, एशिया और अफ्रीका। आपको ये सारे कॉरिडोर समझ आ गए? यस सर। उसके बाद जो है वो मैरीटाइम रूट्स की बात करते हैं। जो मैरीटाइम रूट्स हैं उसे कहा जाता है, आप, मैं एक टर्म यूज़ करूँगा, मैं अब लिख देता हूँ आपके लिए। ये स्क्रीन नज़र आ रही है पेंट वाली आपको? नहीं आ रही होगी।
अब नज़र आ रही होगी। यस सर। इसे जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी कहते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो है, इसमें जो पर्ल्स हैं, स्ट्रिंग आपको पता है कि एक लड़ी को कहते हैं, तो पर्ल्स जो है वो असल में एक मोती है। तो ये उस हर एक जो पोर्ट उन्होंने बनाई है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में, उसकी हर एक जो पोर्ट है उसको उसने पर्ल से तशबीह दी है और उन सबको मिला के उसे वो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स कहता है। तो वो उन्होंने चाइना ने क्या किया, जैसे कि आपको पता है हमारे गवादर में उन्होंने पोर्ट जो है वो उसको उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और अभी उसको मैनेज भी कर रहे हैं। उसके अलावा इस तरह करके बहुत सारी पोर्ट्स जो हैं पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में उन्होंने जो है वो बनाई। और इस तरह करके उन्होंने एक तो अपने जो मैरीटाइम सी रूट्स जहाँ पे उनकी तिजारत होती थी, उन्होंने क्या किया, इन जो बंदरगाहें थी, ये पोर्ट्स थी, उनके थ्रू उन्होंने अपने वो जो रूट्स थे जहाँ से उनकी तिजारत हुआ करती थी समुद्री रास्तों के थ्रू, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया, उनकी हिफाजत उन पोर्ट्स के थ्रू उन्होंने इंश्योर की, पहली बात। और दूसरा, इसे स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस कहते हैं कि क्या कर रहा था इसके मुकाबले में जो है वो इंडिया की पॉलिसी है डायमंड नेकलेस पॉलिसी। सर ये सिल्क मैरीटाइम सिल्क रूट के अंदर ये पॉलिसी आएगी, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। ये BRI का जो है कॉन्सेप्ट, उसमें दो चीज़ें बताई आपको, एक लैंड रूट्स, एक सी रूट्स। ये सर सी तो रूट के सी अंडर रूट, आएगा। हाँ ये अब मैं आपको सी रूट्स बता रहा हूँ, लैंड रूट्स आपको सारे मैं बता चुका हूँ, अब लैंड रूट्स बता रहा हूँ आपको, ठीक हो गया। ओके सर। अब जो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का भी आपको एक मैप में दिखाता हूँ, उससे आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ आएंगी। ये कोई ज्वाइन करना चाह रहा है प्लीज़ लॉगिन में उन्हें इजाज़त दे दें। ये आप गूगल में स्ट्रिंग्स ऑफ खोलेंगे, आपको चीज़ें समझ आएंगी। मैं आपके सामने ये खोल दिया स्ट्रिंग्स ऑफ पॉलिसी में पोर्ट्स को, नज़र आ रही है सबको ये तस्वीर? यस सर। ठीक हो गया। इसमें आप देखते हैं कि होता क्या है कि चाइना जो है ये जिस पे ये स्टार्स बने हुए हैं, ये वाले स्टार्स, ये वाले, ये सारी वो पोर्ट्स हैं जो चाइना ने जो है वो डेवलप किए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। ये देखें, ये अच्छा, अब आप में समझने वाली बात ये है कि ये जो सारा है, ये मेरा कर्सर आपको जो नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये सारा इंडियन ओशन है। और यहाँ से ये स्ट्रेट ऑफ मलाका, ये मलाइशिया के दरमियान में, ये जो ये एक तरह से बहुत मलाइशिया और इंडोनेशिया के दरमियान स्टेट ऑफ मलाका कहते हैं। स्टेट ऑफ मलाका के बाद जो है वो पैसिफिक ओशन शुरू होता है। तो चाइना ने क्या किया कि इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में बहुत सारी जहाँ जहाँ से उनके जो है वो तिजारत के जो शिप्स गुजरा करते थे या उनकी जो ट्रेड रूट्स हुआ करते थे, उनको सिक्योर करना एक उनका पर्पज़ ये था। और जी, मेरी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है? हो गई जी, पहले हो गई थी, सब, जो आपने स्टार्ट लिया ना वो सुनाई नहीं दिया। सबके लिए डिस्टॉर्ट हुई है? यस सर। यस सर। ठीक हो गया, दोबारा बता देता हूँ। हुआ क्या कि जो है वो चाइना ने क्या किया, अपने जो
जो उनका मैरीटाइम जो रूट्स वाला पार्ट था, मैरीटाइम सिल्क रोड जिसे उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने क्या किया कि ये जो इंडियन ओशन है, ये इंडियन ओशन है, ये मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा है जहाँ घूमता हुआ, ये सारा इंडियन ओशन है ये। और ये मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान जो है इसे स्ट्रेट ऑफ मलाका कहते हैं। और स्टेट ऑफ मलाका ही जो है वो डिवाइड करता है इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से। तो यहाँ से इधर जो है वो सारा इंडियन ओशन है, और इससे ऊपर जो है वो सारा, ये मैप आगे चलेगा, उसे जो है वो पैसिफिक ओशन कहते हैं। अब चाइना ने क्या किया, चूँकि उनके नज़दीक जो था वो उनकी विसिनिटी में दो उनको ओशंस लगते थे, तो उन्होंने अपने जो बहुत सारे पर्पजेस में से जो एक उनका पर्पज़ था वो क्या था कि उनकी जहाँ जहाँ से तिजारत गुजरती है उसको सिक्योर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पे पोर्ट्स डेवलप कर दी, बंदरगाहें डिफरेंट मुल्कों में। ठीक हो गया। ये आपको केनिया में नज़र आ रही है 15 नंबर यहाँ पे, ये अफ्रीका में, ये आपको नज़र आ रही है ये मिडल ईस्ट में, ये अफ्रीका का बॉर्डर बनता है, ये अफ्रीका में भी आती है 13 नंबर। मिडल ईस्ट ये वाला है, ये आपको मेरा कर्सर जहाँ पे नज़र आएगा, ये यमन और ओमान, ये सारा जो है ये कौन सा है, मिडल ईस्ट है, जिसे वेस्ट एशिया भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अब जो है ये इतनी पोर्ट्स उन्होंने डेवलप की, ये 15 नंबर, ये 12 नंबर आपको नज़र आ रही है, ये हमारी हमारी गवादर पोर्ट है। इसी तरह जो है ये श्रीलंका वाली वो हम्बनटोटा पोर्ट है। इसी तरह ये जो है ये उसमें है, म्यांमार में है, ये म्यांमार में है, ये बांग्लादेश में है। और चलते 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 इस तरह करके उन्होंने बहुत सारी जो है वो बंदरगाहें डेवलप की। और इस जो ये इतनी जो उन्होंने पोर्ट्स डेवलप किए हैं, इस पॉलिसी को जो है वो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स पॉलिसी कहा जाता है। जो हर जो पोर्ट है वो एक स्ट्रिंग है, एक पर्ल है उस सारी स्ट्रिंग का। ठीक हो गया, समझ आ गया आपको? यस सर। यस सर। सर हाँ ये ये जो जिबूती नजर आ रहा है, यहाँ पे जो है वो बाबल मंदब पोर्ट होती है ना, यहाँ पे इनकी बाबल मंदब पोर्ट है ना। जी जी ऐसा ही है। तो सर ये जो बाबल मंदब के साथ ये जो ऊपर सी है, मैं भूल गई हूँ ये कौन सा सी है। रेड सी, जहाँ पे सही। 13 नंबर तो नजर आ रहा है, ये रेड सी है ये। सही। तो ये यूरोप की एक्सेस के लिए भी है ना, जी जी यूरोप ये भी फिर इसी रूट है। जी बिल्कुल, ठीक ठीक। मेडिटेरेनियन रूट को जो है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जो कनेक्ट करता है वो आपको पता है कि सूज कैनाल है। और इस यूरोप का बहुत सारी ट्रेड इधर से गुजरती है, और वहाँ पे चाइना की प्रेजेंस है। होपफुली आपको जो है वो लैंड रूट और सी रूट समझ आ गए होंगे। और उसके मुकाबले में मैंने आपको इंडिया की जो है वो पॉलिसी बताई थी जिसे डायमंड नेकलेस पॉलिसी कहते हैं। तो उन्होंने भी बहुत सारी, इंडिया ने पॉलिसी ये पोर्ट्स डेवलप किए हैं। ये इंडिया का झंडा आपको नज़र आ रहा है, ये ईरान की चाबार पोर्ट है अपनी, उन्होंने बहुत सारे एरिया में, म्यांमार में उन्होंने की। ये बहुत सारे जो आइलैंड्स थे इंडियन ओशन में उन पे जो है उन्होंने डेवलप की, तो उसे जो है वो डायमंड नेकलेस पॉलिसी कहा जाता है। जब हम जो है वो इंडो पैसिफिक कंपटीशन की बात कर रहे होंगे, चाइना, यूएस और क्या हो गया भाई, मेरी आवाज़ कट गई थी, आवाज़ आ रही है अब सबको? यस सर, अभी आ जी रही सर, है। आप सर काइंडली दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैं कर ऑन अकॉर्डिंग किया जा रहा है। जो मैं बात कर रहा था वो बात कर रहा था कि आपको डायमंड, जो इंडिया की डायमंड नेकलेस पॉलिसी है, इसके जो चाइना की स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के अगेंस्ट। और इस तरह जो है वो, इसके अलावा और बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो हम जब चाइना और चाइना यूएस रिलेशंस की बात कर रहे होंगे, जब हम इंडो पैसिफिक कंपटीशन की बात कर रहे होंगे, और जब अभी हम BRI की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन्हीं इन्हीं चीज़ों से लिंक कर रहे हैं। ये इंडियन ओशन में जो पोर्ट्स बन रही हैं, ये जो लैंड रूट्स बन रहे हैं, किस तरह से ये कंपटीशन चल रहा है। तो आपका जो है इन जो पोर्ट्स हैं इनका मैप, कौन सा कंट्री कहाँ पे है और किस तरह से वो चाइना जो है वो
चाइना लिंक कर रहा है, किस तरह से अमेरिका जो है वो उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो आपके माइंड में इस इतना और थोड़ा सा इधर पैसिफिक ओशन का ये जो मैप है ये आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। तो अब जब लेक्चर ख़त्म हो तो आप ट्राई करें कि इसको समझें, और आगे भी चूँकि हमारे जो 2-3 लेक्चर्स हैं उनका बड़ी बहुत ज़्यादा इसका जिक्र होने वाला है। तो आपने ये क्या करना है, लेक्चर के बाद आपने सब ने इसको समझना है। तो ये इंडिया ने पहले से डायमंड नेकलेस पॉलिसी बनाई थी या सर चाइना ने पहले स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स पॉलिसी बनाई है? ये कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है कि कोई पॉलिसी जो है वो आज शुरू हो रही है या उनकी कल शुरू हो रही है। ये जो बड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं, पोर्ट्स डेवलप करने में कोई 8-10 दिन नहीं लगते हैं, उस पर साल साल लगते हैं। हमारी गवादर पोर्ट को कितना एग्जैक्टली टाइम सर, लगा? एक चीज होती है कि सर यानी कि पहले चाइना ने बनाई है और इंडिया ने उसको काउंटर करने के लिए बनाई थी, या इंडिया ने पहले पॉलिसी बनाई थी और फिर चाइना ने उसको काउंटर की है? इंडिया ने जो है वो उसको काउंटर कर रहा है। ठीक हो गया। और सर दूसरे नंबर पे सर ये कहा जा सकता है कि जो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है ये डायलेमा ऑफ मलाक्का को भी काउंटर कर रही है? जी, अभी हम उसी पे ही बात करने जा रहे हैं। ठीक हो गया सर, ठीक। उसके बाद जो है ये हमने बात की कि ये BRI है क्या। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि चाइना को ज़रूरत क्या क्यों पड़ी, वाई BRI। क्योंकि अगर हमारे कुछ स्टूडेंट्स नए हैं जिनको कुछ इतना आइडिया नहीं है इसका, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आखिर में जो है वो लाजमी क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन से ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आप क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। वाई BRI, और इसको आप कहो कि वाई BRI इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर चाइना। उसमें जो है वो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहले जो उसमें फैक्टर है वो ये है कि चाइना जो है वो उसने अपनी बड़ी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, इंडस्ट्री लगाई है स्टेट के पैटर्नेज में, और उनकी जो है वो उन्होंने अच्छा खासा एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन का सरप्लस अचीव कर लिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो जितनी चीज़ें वहाँ चाइना में प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके अपने कंट्री में उतनी डिमांड नहीं है। तो वो जो चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्होंने वो कहीं ना कहीं बेचनी है, उन्होंने कहीं ना कहीं बेचनी है, ताकि उनकी अपनी इंडस्ट्री भी चलती रहे। वहाँ पे जो उस इंडस्ट्री ने लोग एम्प्लॉय किए हुए हैं उनकी जो नौकरियां हैं वो भी बरकरार रहे, उनकी जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ चल रही है वो भी सस्टेन्ड रहे। तो इस सारी चीज़ों को जो है वो उन्होंने किससे लिंक करना है, उनकी जो इकोनॉमी है वो किससे लिंक्ड है, BRI के साथ। अगर वो अपनी नई मार्केटें नहीं ढूंढेंगे, अपनी चीज़ें बेचने के लिए कोई नया मुल्क नहीं ढूंढेंगे, तो उनका जो है वो सरप्लस कहाँ जाएगा। जो उन्होंने एक चीज़ जो है वो आप बनाने की कैपेसिटी, आपने आपने कोई फैक्ट्री कोई मिल कुछ कुछ प्लांट लगा लिया है जो एक ख़ास किस्म की जो प्रोड्यूस है वो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो आपने लगा दिया लेकिन आप उसको बेच नहीं पा रहे, तो क्या फ़ायदा उसको लगाने का। तो अब जो है फिर चाइना BRI का जो है उसमें से एक जो प्राइम पर्पज़ है वो क्या है कि चाइना ने जो है वो अपना जो सरप्लस प्रोडक्शन का जो अचीव कर लिया उसको जो है वो उन्होंने किसी मार्केट में बेचना है। तो अब क्या होगा, उन्होंने एक्सपेंशन ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट मार्केट, पॉइंट ये है चाइनाज एक्सपोर्ट मार्केट। अब जो है उसमें आपको पता है कि चाइना की बहुत सारी, आप वो सीमेंट इंडस्ट्री कर लें, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, स्टील इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इनकी जो कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन, ये सारा उनके पास एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट सरप्लस है उनके पास। उन्होंने नई मार्केट ढूंढनी है, उन्होंने अपनी चीज़ें बेचनी है, उसके लिए जो है वो BRI की बड़ी इंपॉर्टेंस है उनके लिए। उसके सर अलावा आपकी जो है स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही मेरी। नहीं सर, अभी तक ना वो सिर्फ मैप ही ओपन है। यार मैं बताया नहीं, पूरा पेज लिख दिया मैंने। ये है स्क्रीन। उन्होंने जो है वो
एक तो उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग बूम अचीव किया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं, जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, समझा दी हैं, बल्कि कि उनका जो है वो वहाँ पे जो उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ के थ्रू इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव कर ली हुई है जो उनकी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उन्होंने अपनी जो चीज़ें वो कहीं ना कहीं बेचनी है, उन बेचने के लिए उनको मार्केट चाहिए, और उन मार्केट को जो है वो एक्सेस करने के लिए उन्होंने BRI बनाया। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, समझ लग गया सबको? यस सर। उसके अलावा जो है वो चाइना की जो है इसी के अंदर एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ाने के लिए कि उनकी पॉलिसी है जिसे चाइना 2025 इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। उसके मुताबिक जो है कि उन्होंने अपना जो है वो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करनी है, अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाना है, और उसी ये BRI और CPEC उसी का एक लिंक है। उसके अलावा जो है, अच्छा आपको BRI से होगा क्या, थोड़ा सा वो भी समझा दूं कि कैसे वो उनको मार्केट को कैसे एक्सेस करेंगे। सबसे पहले जब आप रोड बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो आपकी पोर्ट्स आती हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ये जो हमारे CPEC में था जिसमें उन्होंने इंटरनेट की कनेक्टिविटी दी, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो ये जो सारा ये अब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपका डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो मार्केट को कैसे एक्सेस कर सकेंगे। एक तो उनके पास टाइम ज़्यादा लगेगा, मोर टाइम, लाइट चली गई है मेरी, मोर टाइम लगेगा, और मोर कॉस्ट होगी उसकी। कोई भाई हैं जो एक्सेस नहीं कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं। एक मिनट में बस लिंक दोबारा शेयर कर दूँ। लाइट चली गई है, होपफुली आपको मेरी आवाज़ ठीक आती रहेगी। स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो चुकी होगी। ज़्यादा टाइम लगेगा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, रोड्स नहीं होंगे, पोर्ट्स नहीं होगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर जो है वो वही इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका होगा, उससे क्या होगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और सिर्फ जो है वो कॉस्ट कम नहीं करती है, उसका और बहुत सारा लिंक है जिसे सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ये हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको नज़र आता है, एक सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या मतलब है, जब भी कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री से तिजारत करता है तो उस तिजारत में जो है वो कुछ टैरिफ्स, अगर एक कंट्री जो है वो किसी दूसरे कंट्री से अपनी प्रोडक्ट्स नहीं ख़रीदना चाह रहा, वो ये या वो चाहे कि दूसरे कंट्री से उसके कंट्री में जो है वो प्रोडक्ट्स ना आए, कोई एक ख़ास प्रोडक्ट, तो वो क्या करता है, उसकी प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा देता है। टैरिफ का क्या मतलब होता है कि एक जो है अगर 10% टैरिफ किसी एक प्रोडक्ट पे लगाया गया है, इसका मतलब ये है कि उस अगर प्रोडक्ट 100 रुपए की है तो हमारे मुल्क में जब आएगी तो वो 110 की बिकेगी, और जब वो 110 की होगी तो क्या होगा कि जो मार्केट में जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उसी क्वालिटी की, ऑब्वियसली वो 100 पे बिक रही होंगी, तो 110 वाली मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकेगी, और वो उस कंट्री की जो है वो बिक नहीं सकेगी, और इस तरह जो है वो टैरिफ स्ट्रक्चर क्या करेगा, उस मुल्क की के साथ तिजारत को जो है वो हैम्पर करेगा। तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा BRI में, उसमें जो ये टैरिफ्स होती हैं, ये जो कस्टम चेक्स होती हैं वगैरह वगैरह, उनको जो भी ईज़ कर दिया जाएगा, आसानी पैदा कर दी जाएगी कि चाइना के साथ जो तिजारत कर रहा होगा उसमें जो है उनका टैरिफ स्ट्रक्चर लीनियंट होगा उसके साथ। और फिर इस हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्टिविटी, रोड, पोर्ट्स, टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगी, और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी मार्केट में पहुंचेंगी।
पॉइंट समझ आ गया आपको? सर इसके थ्रू फिर पीपल टू पीपल कनेक्शन भी तो होगा ना, जैसे कि हमारी ये इसको कल्टीवेट करेगा, स्टूडेंट, एक्सपर्ट और कल्चरल एक्सचेंज को। आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी होता है, लेकिन हम सिर्फ अभी तक इकोनॉमिक टर्म्स की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जितनी भी ट्रेड डील्स होंगी ये सॉफ्ट में ही आएंगी, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगी जो हम ट्रेड की डील्स करते हैं। ट्रेड डील्स जो हैं अगर वो आपके टैरिफ स्ट्रक्चर को कम करती हैं, कस्टम्स या जो किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट को एक्सेस करने में, चाइना की प्रोडक्ट अगर पाकिस्तान में आ रही हैं और किसी ट्रेड डील के थ्रू जो है वो उन पे टैरिफ स्ट्रक्चर ईज हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। आ गया समझ आपको? यस सर, आगे। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसी पॉइंट पे कि पाकिस्तान के और चाइना के साथ जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो रिवाइज हुआ पिछले 1-2 सालों में, शायद लास्ट ईयर में। तो वो जो है ये एक सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाकिस्तान की प्रोडक्ट उधर भी जा सकती हैं, उनकी इधर भी आ सकती हैं। उसके बाद जो है वो अगला पॉइंट क्या है कि चाइना जो है वो आपको पता है कि उसमें एक रीजन है जिसे जिनजियांग रीजन कहते हैं। पाकिस्तान के साथ जो उनका एरिया लगता है वो ये वाला रीजन है। अब है क्या कि वहाँ पे उगर मुस्लिम जो हैं उनकी जो है वो वहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे उनकी मेजॉरिटी है। और ये जो रीजन है ये चाइना का सबसे बैकवर्ड रीजन है। वहाँ पे तरक्की बहुत कम है, और चाइना की जितनी जो तरक्की है वो जो उनका साउथ एंड नॉर्थ चाइना है वो बहुत ज़्यादा जो है वो, ये शायद नॉर्थ ज़्यादा है साउथ से, नॉर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। और ये जो उसके मेजर कंट्रीज़ हैं ये शंघाई और ये जो जितनी पोर्ट्स हैं जो इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन के साथ उसकी लगती हैं, पैसिफिक ओशन के साथ वाला जितना भी चाइना है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। और ये जो जिनजियांग रीजन है वो बैकवर्ड रीजन है। अब क्या करेगा जो है चाइना क्या करना चाह रहा है? चाइना करना चाह रहा है कि जो ये जिनजियांग रीजन है जो कि पहले डेवलप नहीं हो सका, उसकी वजह से क्या है कि यहाँ उगर मुस्लिम्स में जो है वो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं, यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म के चांसेस हैं, ग्रीवांसेज हैं यहाँ पे बहुत। तो उनका इस डिस्पैरिटी को जो है वो ख़त्म करने के लिए, डिस्पैरिटी जो थी एक जो चाइना डेवलप्ड है और एक बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, उसके लिए जो है वो चाइना ने BRI लाया गया। और आपको पता है कि BRI के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो सिर्फ इस जो है जिनजियांग रीजन से होके गुजरते हैं। बहुत सारे CPEC वाला हो गया उनका जो है, उसके अलावा जो सेंट्रल एशिया के साथ जो कनेक्शन है वो भी इससे है। उसके अलावा वो जो अगला यूरोपियन वाला वो भी इससे है, जिनजियांग रीजन से होके गुजरता है। इस तरह उन्होंने जो है वो रीजन जो उनका लैग कर रहा था तरक्की में उसको उन्होंने लिंक कर रहे हैं दुनिया के साथ, और उससे वहाँ पे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और ट्रेड बढ़ेगी और प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक हो गया, समझ आ गई आप लोगों को ये पॉइंट? और इसी के साथ जो है वो एक और पॉइंट है मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो जिनजियांग रीजन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? इसका जो है जिनजियांग रीजन का बॉर्डर जो है वो 8 कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड है, 8 कंट्रीज़। और चाइना के मेरे ख्याल में टोटल बॉर्डर जो है वो शायद 14 कंट्रीज़ हैं, या ये भी आपने कंफर्म कर देना। 14 में से जो है वो 8 कंट्रीज़ के साथ एक रीजन कनेक्टेड है जो कि जिनजियांग रीजन है, और वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। और उसकी जो है वो ग्रीवांसेस और वो टेंडेंसीज को ख़त्म करने के लिए वो BRI का जो प्रोजेक्ट है वो एक मेजर रोल प्ले करेगा। उससे अगला पॉइंट जो है वो क्या है, वो इसी से एक मैंने आप चीज़ ख़त्म करेगा। ये जो सेकंड पॉइंट है इसी से जो है वो तीसरा पॉइंट लिंक्ड है, जो कि मैं अभी आपको समझा चुका हूँ कि सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज और टेररिज्म की थ्रेट जो है उसको भी रूट आउट करना है इस BRI ने।
एक उनकी जो है वो डिस्पैरिटीज़, रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो हैं उनको ख़त्म करना है। सेपरेटेड, ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, एंड टेररिज्म। उसके बाद इसका क्या पर्पज़ है सीपैक का, वाई BRI, हम इस पे सारे आर्गूमेंट्स दे रहे हैं। चौथा है पॉइंट जिससे टू इंश्योर द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ चाइना। ये पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इसकी वर्थ है, इंश्योर द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ चाइना। अब है इसका पर्पज़ क्या है, ये मैं आपको मैप से समझाता हूँ, आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। और ये पिक्चर नज़र आ रही है आप लोगों को, आ रही है नज़र? यस सर। अब एनर्जी सिक्योरिटी चाइना की कैसे थ्रेटनड है? चाइना को अपनी एनर्जी नीड्स जितनी भी पूरी होती हैं वो कहाँ से पूरी होती हैं? वो यहाँ से जो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, और ये जो इधर से ये आपको बताया कि ये पर्शियन गल्फ़ के वेस्ट एशिया या जिसे मिडल ईस्ट कहते हैं, वहाँ से उसकी एनर्जी, ऑयल एंड गैस, ऑयल ऑब्वियसली, गैस तो पाइपलाइन के थ्रू भी हो सकता है, तो यहाँ से वो आती है और यहाँ से गुज़रती है, जिसे स्टेट ऑफ मलाका कहते हैं। स्टेट ऑफ मलाका जो है वो स्टेट कहा जाता है एक तंग समंदरी रास्ते को। समंदर जो है वो जहाँ से बहुत तंग होगा, दो साइडों पे खुश्की होगी, कोई बर-ए-आज़म होंगे, कोई बर-ए-आज़म तो बहुत बड़ी टर्म है, कोई आइलैंड्स होंगे, तो उसके दरमियान जो है वो कोई गुज़रने का रास्ता होगा, तो उसे स्ट्रेट कहा जाता है। कि ये है मलाका स्टेट। मलाका स्टेट जो है वो मलाइशिया और इंडोनेशिया के दरमियान है, और ये जो है ये इंडियन ओशन, आपको ये बताया, इंडियन ओशन और ये पैसिफिक ओशन इनको कनेक्ट करती है। अब है क्या, जो चाइना की जो जितनी भी एनर्जी नीड्स हैं, जितनी उनकी इंडस्ट्री जो चलती है, उनकी ट्रांसपोर्ट, जितना भी उनका हाउस होल्ड, उनका जो 80% है वो एनर्जी यहाँ से गुजरती है, इस स्टेट ऑफ मलाका से गुजरती है, यहाँ से। अब डायलमा क्या है? डायलमा ये है कि चूँकि ये जो यूएस है वो आपको पता है कि चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, तो किसी भी वॉर की सिचुएशन में, कभी किसी भी हॉस्टिलिटी की सिचुएशन में, कोई कंट्री अगर चाइना को जो है वो हेलो भाई, यार ये कहाँ से आवाज आ रही है? दाने कबूतर ने ठीक। जो कोई भी कंट्री जो है वो चाइना को जो है किसी ने हराना है, या उसको प्रेशर उस पर डालना है, उसको दबाने की कोशिश करनी है, तो उसका जो है सबसे आसान हल क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उसकी, जहाँ से उसका एनर्जी नीड्स पूरी हो रही होंगी, जहाँ से उसकी एनर्जी जा रही होगी तो उसकी इंडस्ट्री चल रही होगी, उस पॉइंट को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ पे रोक देते हैं। वो यहाँ से चाइना का कोई ना ट्रेड गुजरने देंगे, ना वो शिप, कोई कंटेनर जो चाइना के लिए ऑयल वगैरह लेके जा रहा होगा उसको नहीं गुजरने देंगे। तो क्या होगा, चाइना ऑब्वियसली जो है उसकी ना अपनी मुल्क की जो एनर्जी नीड्स पूरी नहीं हो रही होंगी, तो उस पर प्रेशर पड़ेगा। इससे जो कहते हैं मलाका डायलमा कहा जाता है। चाइना को अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए ये स्टेट ऑफ मलाका से गुजरना पड़ता है, और स्टेट ऑफ मलाका जो है वो ब्लॉक की जा सकती है किसी भी हॉस्टिलिटी की सूरत में, और इस सारी सिचुएशन को स्टेट ऑफ मलाका मलाका डायलमा कहा जाता है। अब होगा क्या, अब CPEC बना, BRI बना, उसके थ्रू जो है अब यहाँ पे कोई भी जो है वो उसकी कोई कंटेनर कुछ भी उसकी एनर्जी नीड्स के लिए कोई चीज़ लेके जा रहा है, तो वो यहाँ पे ग्वादर पोर्ट पे आएगा, ग्वादर पोर्ट से सीधा जो है वो चाइना की तरफ निकल जाएगा, मसला ही हल हो गया। ना उसे यहाँ मलाका स्टेट से गुजरना पड़ा, ना उसे कोई ख़तरा हुआ कि कोई उसके जो शिप है उसको नुकसान पहुँचा सकता है। तो CPEC और BRI के थ्रू जो है उसने क्या किया, अपनी मलाका डायलमा को एड्रेस किया,
अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर किया। ठीक हो गया, पॉइंट समझ आ गया सबको? अभी चाइना के यहाँ ये मलाक्का स्ट्रेट में कोई पोर्ट नहीं है या मलाक्का है? स्टेट में पोर्ट हो या ना हो, उसके करीब एक आइलैंड है जिसे कुकू आइलैंड कहते हैं। कौन से वाला, ये नहीं, यहाँ पे शायद ये भी है, ये भी है। लेकिन अल्टीमेटली जो है अगर पोर्ट हो भी तो एक वो जो ये जो है, ये आपको स्टार नज़र आ रहा है, ये मैंने ये पता नहीं आपको सीन दिखा रहा हूँ या नहीं दिखा रहा हूँ, ये स्टार नज़र आ रहा है आपको, ये जिस पे मेरा जी कर्सर है, सर, जी ये जी जी। यूएस की बेस है, ये यूएस की बेस है। एग्जैक्टली मलाक्का स्टेट पे चाइना की प्रेजेंस नहीं है, उससे नीचे थोड़ी सी है। ये एक शायद कोको आइलैंड है वहाँ पे है, और ये मलाइशिया में है। तो उसको जो है वो जो अमेरिका है वो किसी भी वक्त जो है वो ब्लॉक कर सकता है। चाइना की प्रेजेंस नहीं है उसकी, और अगर प्रेजेंस होती भी तो अमेरिका जो है वो, चूँकि उसके जो ये साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्रीज अलाए हैं उसके, तो उस पर जो है वो प्रेशर डालना उसके लिए आसान है। तो इस तरह जो है उसको ब्लॉक किया जा सकता है, और BRI के थ्रू जो है वो चाइना अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकता है। और सिर्फ एनर्जी नीड नहीं है, यहाँ पे अराउंड मेरे ख्याल में 40% ये एक फिगर है, चाइना की जो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं वो भी यहीं से गुजरती हैं। एक तो चाइना की एनर्जी नीड पूरी होगी, दूसरा वो दुनिया से कुछ ना, दुनिया से कुछ मंगवा सकेगा ना उन्हें कुछ बेच सकेगा। अगर ये बंद हो जाता है तो उन्होंने क्या किया, एक नया रास्ता निकाल दिया BRI और CPEC के थ्रू। उसके बाद उन्होंने सर इसी के जी बात सॉरी करें। सर, इसके रिलेवेंट सर एक क्वेश्चन है कि सर अगर चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर है और फिर साथ पाकिस्तान के साथ उनका CPEC भी है, तो सर अगर वो उसको प्रेफरेंस दें तो फिर क्या ये कहा जा सकता है कि मलाक्का डायलेमा को ओवरराइड करने के लिए CPEC इनएविटेबल है, या वो अल्टरनेटिव के तौर पे वो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया वाला रूट भी यूज कर सकता है चाइना? आप जो है वो CPEC ना कहो, आप BRI कहो कि BRI में बहुत सारे अब रूट्स उनके पास हैं। अब आपको मैंने बताया कि यहाँ पे मेरी, अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही हो, ये म्यांमार जो है इधर भी उनकी पोर्ट है, तो म्यांमार भी कनेक्ट किया जा सकता है चाइना के साथ, फिर भी मलाक्का बच जाएगा। उसके अलावा उनके लैंड रूट्स भी होंगे बहुत सारे, उससे भी बच जाएगा। तो CPEC उस सारा जो BRI है उसका एक लिंक है, और उसके थ्रू उन्होंने एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर किया। और सिर्फ जो है वो इकोनॉमिकली भी आप देखें ना कि यहाँ पे जो है एक जो है वो जहाज़ ने यहाँ से आना है, यहाँ से आना है, और चाइना के यहाँ पे पहुँचना है, तो वो इसकी एक फिगर है, आई डोंट नो, कि 21,000 किलोमीटर या कितना इस तरह से है, उसको रिड्यूस करके 6,000 किलोमीटर पे ले आएगा। तो इकोनॉमिक्स भी इस पे रोल प्ले कर रही है ना, कि आपको यहाँ से तिजारत करना सस्ता होगा तो आप उधर से जाएंगे ऑब्वियसली। उसके अलावा जो है वो अगला पॉइंट क्या है, वो अगला पॉइंट ये कि मैं आहिस्ता इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आपको समझाना बहुत ज़रूरी हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें पहले आती होंगी वो कह रहे होंगे कि ये क्या फजूल बातें हो रही हैं। उसके अलावा जो है वो अगला पॉइंट है वो ये है कि जो ये 21st सेंचुरी है, इसको जो है वो बहुत सारे जो स्ट्रेटजिस्ट, बहुत सारे एनालिस्ट और राइटर्स, उन्होंने इसको एशियन सेंचुरी कहा है, फोरटोल्ड एशियन सेंचुरी। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, मैं कर देता हूँ। ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी को जो है वो एशियन सेंचुरी, बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे एनालिस्ट ने कहा है कि ये एशियन सेंचुरी होगी। 20th सेंचुरी कौन सी सेंचुरी थी? 20th सेंचुरी जो थी, इट वाज डोमिनेटेड बाय अमेरिका एंड यूरोप। और आपको जितने भी इवेंट्स हैं उससे अंदाज़ा हो जाएगा। और अभी जो है, और अभी 21st सेंचुरी में ये कहा जाता है कि जो पावर है दैट इज़ बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और यही बात जो है, जब हम कोविड में बात कर रहे थे कि दुनिया पे जो ग्लोबल डायनेमिक्स थे उनका कोविड ने ग्लोबल डायनेमिक्स पे क्या इफ़ेक्ट किया, तो उसमें हमने बात की कि जो
जो पावर जो थी वो आपको शिफ्ट होती नज़र आई वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि जो ईस्टर्न कंट्रीज थे उन्होंने कोविड को जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल किया, और लीडरशिप जो अमेरिका ने अपनी जो एक दुनिया की लीडरशिप वाली थी, एक मेंटल था उनके पास, वो उतार दिया, वो लीडरशिप प्रोवाइड ना कर सके। ऐसा ही जो है वो 21st सेंचुरी को जो है वो एशियन सेंचुरी कहा जाता है, और चाइना जो है इस एशियन सेंचुरी को हार्नेस करने के लिए सेंटर स्टेज पे है। और इसको एशियन सेंचुरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि कितनी ये एग्जैक्टली मैं ये आपको बता दूंगा कि एशियन सेंचुरी जब मैं इंडो पैसिफिक बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे सेंटर्ड है, बहुत सारी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं वो वहाँ पे सेंटर्ड है, और जो जो मेजर जियो पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट हो रहा है दुनिया में वो भी इसी इलाके में सेंटर्ड है। तो वो मैं थोड़ा सा आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इस सारा जो 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी है उसमें चाइना सेंटर स्टेज पे है, और चाइना जो है इस 21st सेंचुरी को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लॉयट करने के लिए एशिया को, चाइना, यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ उसने BRI के थ्रू लिंक किया, ताकि वो जो सेंचुरी है एशियन सेंचुरी जिसे कहा जा रहा है उसका सेंटर स्टेज, उसका हीरो कौन हो, चाइना हो, विक्टर। ठीक हो गया, होपफुली आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। ये पॉइंट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, जो भी है नंबर, मिडिल इनकम ट्रैप। वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी की, उसके मुताबिक क्या था कि 1960s के बाद जो है वो कितने कंट्रीज थे जो आए, 101 कंट्रीज थे, 101 कंट्रीज जो कि मिडिल इनकम कंट्रीज थे, जैसा कि अब चाइना है। उनमें से जो है वो सिर्फ 13 कंट्रीज जो थे वो हाई इनकम कंट्रीज में जा सके। वो अपनी जो उनकी इकोनॉमी थी, उनका जो प्रोडक्शन, उनका जो जितना स्ट्रक्चर था उसको उन लाइंस पे एस्टेब्लिश ना कर सके जो उनको जो है वो डेवलप्ड नेशन में ले जाए, हाई इनकम कंट्रीज़ में ले जाए। तो उन्होंने जो है वो उनकी इंडस्ट्री उन्होंने एस्टेब्लिश की, उन जो मिडिल इनकम कंट्रीज थे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो भी ऊपर गया, उनकी जो पर कैपिटा GDP है वो भी ऊपर गया। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो लो स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग से ऊपर ना जा सके, लो स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग से ऊपर ना जा सके, हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ना बना सके। और चाइना अभी जो है वो स्टेज पे है, चाइना मिडिल इनकम कंट्रीज वाली स्टेज पे है। और रिसर्चर्स ने लिखा है, बहुत सारे राइटर्स ने, कि चाइना का जो ये BRI का प्रोजेक्ट है इसके थ्रू जो है वो चाह रहा है कि इस ट्रैप से निकले, मिडिल इनकम ट्रैप से, जो कि इस ट्रैप का कितने कंट्रीज, 101 में से 13 निकले, अराउंड 88 कंट्रीज इसका शिकार हो चुके, जो कि 1960s में मिडिल इनकम थे वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, लेकिन वो हाई इनकम में ना जा सके क्योंकि अपनी जो इकोनॉमी है उसको रीस्ट्रक्चर करके लो स्केल्ड, लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की ना तरफ ले जा सके, क्योंकि हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए चाहिए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, और वो उसको जो है वो कीप अप ना कर सके। ठीक हो गया, इसमें बहुत सारे जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं वो सारे मिडिल इनकम में आते हैं। तो चाइना क्या कर रहा है इस BRI के थ्रू, इस जो ये मिडिल इनकम ट्रैप जिसका जो है वो बहुत सारे कंट्रीज शिकार हो चुके हैं वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, उससे बचने की कोशिश कर रहा है BRI के थ्रू। उसके बाद जो है वो अगला प्रोडक्ट जो है, अगला पॉइंट वो क्या है कि ये सिर्फ जो है वो
एक इकोनॉमिक टर्म्स में बात नहीं हो रही है, उसकी ये जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है। क्यों जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है? जो अमेरिका है वो उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, किसके थ्रू? पिवट टू एशिया पॉलिसी। पिवट टू एशिया पॉलिसी का हम डिटेल में इंडो पैसिफिक पे बात करेंगे जब लेक्चर होगा, जिसमें जो इंडिया को एज अ काउंटर वेट खड़ा कर रहा है अमेरिका चाइना के अगेंस्ट। तो अब जो है इस जो पिवट टू एशिया चाइना की पॉलिसी है उसको किस तरह से चाइना काउंटर करेगा, किसको ये सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में तो बात नहीं हो रही कि उसने अपनी ट्रेड तो नहीं फैलानी है, उसने अपने जो जियो स्ट्रेटेजिक जो कंपटीशन है उसको भी काउंटर करना है। उसके लिए क्या आया? BRI आया। आपको पता है पिवट टू एशिया पॉलिसी जो थी वो पहले आई थी, ओबामा ने जो है वो अनाउंस किया था इसको अराउंड 2000, आई फॉरगेट द ईयर, लेकिन ये पहले आई, उसके बाद जो है चाइना BRI लाया। तो ये जो है वो चाइना के लिए ज़िंदगी मौत कह लो, या कह लो कि जियो स्ट्रेटजिकली अगर उसने दुनिया में दूसरे जो मुल्क जो उसे कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ जो है वो कम्पीट करना है तो उससे कुछ ना कुछ तो करना होगा, और वो क्या है? वो BRI है। उसके अलावा जो है वो एक दो लेस रेलिवेंट पॉइंट हैं, लेकिन फॉर रिसर्च पर्पजेज मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए, आप खुद इस पर रिसर्च करें। रॉबर्ट कपलान की बुक है जनाब, बुक का नाम भूल गया मैं। उसने क्या किया है, वो क्या कहता है कि जो चाइना है वो 2 ओशन नेशन में शामिल होना चाह रहा है। 2 ओशन नेशन। आपको पता है कि अमेरिका जो है, ये अमेरिका है तो उसकी एक साइड पे अटलांटिक ओशन है और एक साइड पे पैसिफिक ओशन है। चाइना भी जो है इसी तरह अपनी जो अपनी जो माइट है, अपनी इकोनॉमिक माइट, मिलिट्री माइट, उसको जो है वो शोकेस करने के लिए वो क्या कर रहा है, वो 2 ओशन कंट्री में 2 ओशन कंट्री बनना चाह रहा है। एक जो है वो कौन सा? पैसिफिक ओशन, आपको बताया वो मलाका स्टेट से दूसरी तरफ कौन सा है? सारा पैसिफिक ओशन। अब दूसरा इंडियन ओशन। अब आपको पता है कि इंडियन ओशन के साथ कहीं भी उसका बॉर्डर नहीं लगता है चाइना के साथ, इंडियन ओशन। US का तो बॉर्डर लगता है ना दोनों साइडों पे, इधर भी और इधर भी। चाइना का इंडियन ओशन के साथ कोई बॉर्डर नहीं लगता है। यहाँ पे दरमियान में जो है वो पाकिस्तान आया, इंडिया आया, म्यांमार आया, बांग्लादेश आया, ये सारे कंट्री दरमियान में आते हैं। उसने क्या किया? पाकिस्तान रिपोर्ट बना दी, इधर म्यांमार, इधर श्रीलंका, इधर बांग्लादेश, इधर वो कुकू आइलैंड, इधर आगे चलता हुआ ये सारे जो है उसने अपनी पोर्ट्स बना दी, और इस तरह जो है चाइना ने अपने आप को जो है वो 2 ओशन कंट्री बना लिया। ये पॉइंट भी होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो ये मैंने बात की कि चाइना के लिए जो है वो BRI कितना अहम है, क्यों उसे क्या ज़रूरत क्या पड़ी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट 1 ट्रिलियन US डॉलर का जो है इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कंट्रीज में करे। तो ये कुछ आर्गूमेंट्स पे बात की, होपफुली आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो हम आखिर में उस पर बात कर लेंगे। अभी जो है वो हम बात कर लेते हैं कि इसके जो है वो चैलेंजेस क्या है, रोड ब्लॉक्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसको नुकसान पहुंचा रही हैं, कौन सी चीज़ें इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोक रही हैं। रोड ब्लॉक्स। सबसे पहले तो हमारे यहाँ भी यही जो बहुत ज़्यादा इस पर डिबेट होती है, जिसे डेट डिप्लोमेसी कहते हैं, जिसे न्यू टूल ऑफ कलोनियलिज्म भी कहते हैं। न्यू टूल ऑफ कलोनियलिज्म के जो है लोग दुनिया, अमेरिका, US जो चाइना के अगेंस्ट हैं, वो इस पर क्या क्रिटिसिज्म करते हैं? वो ये करते हैं कि ये जो चाइना का जो BRI का प्रोजेक्ट है, ये CPEC, ये BCIM, ये यूरेशियन लैंड ब्रिज, ये सारे क्या हैं? ये असल में कंट्रीज पे जो है वो कर्जा चढ़ाने की एक बिड है। इसके थ्रू जो है वो लोगों कंट्री पे कर्जा चढ़ाएंगे, कर्जा वो दे नहीं सकेंगे, कर्जा नहीं दे सकेंगे तो उन पे जो है वो
चाइना का जो है वो इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा इसका मतलब ये कि उनको वो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी में जो है वो उन पे इन्फ्लुएंस कर सकेगा, जैसा कि कैसे होता है हमारे साथ होता है। आईएमएफ और आईएमएफ के थ्रू जो है, आईएमएफ के कर्जे हैं हमारे पे, यूएस क्या करता है, हमारे पे प्रेशर डालता है। तो जो चाइना है उस पर क्या क्रिटिसिज्म किया जाता है कि BRI असल में कर्जा चढ़ाने के, ये एक जो है वो डेट डिप्लोमेसी है। और इसकी एग्जांपल जो है वो लोग क्या कोट करते हैं, जैसे हम्बन टूटा कोट है। हम्बन टूटा कोट जो है वो पोर्ट वो जो है वो चाइनीज़ मदद से श्रीलंका ने बनाई, और उसकी जो ऑब्लिगेशन थी, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, वो ना पे कर सके वो, तो उन्होंने क्या किया, चाइना को 100 ईयर के लिए लीज पे दे दिया पोर्ट को। अब चाइना उसे मर्जी से चलाए। तो इस तरह जो है वो जब उस पर क्रिटिसिज्म करते हैं तो ये बहुत बड़ी उस पर क्रिटिसिज्म आती है। पहली बात इसको कहते हैं कि ये एक, पहले जो है वो मुल्क क्या करते थे, जो यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने जो लेस डेवलप कंट्रीज थे उनको कॉलोनाइज किया, उन पर प्रेशराइज डालने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई। तो अब चाइना उनके मुताबिक क्या कर रहा है, वो न्यू टूल्स में जो कि BRI है वो सेम कॉलोनियलिज्म की पॉलिसी जो है वो ला रहा है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि जो जनरली जो चाइना है वहाँ पे मीडिया वो इतना आज़ाद नहीं है, उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि उसकी डिटेल्स क्या हैं। और ऐसा इसी BRI के चक्कर में है कि BRI का हमें पता है कि कौन कौन से कॉरिडोर्स हैं, लेकिन हमें उसमें एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता। बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो अभी तक जो है वो मीडिया से, दुनिया इंटरनेशनल मीडिया और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से वो मुख्फी हैं, छुपी हुई हैं। और इस तरह जो है वो दूसरा जो सबसे बड़ा इशू क्या है, वो ट्रांसपेरेंसी का इशू है। और उसमें जो है वो उनकी जो एक क्या कह लो कि ये स्टेट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि चाइना जो है वो एक डेमोक्रेटिक उस तरह से कंट्री तो नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो नहीं है, टोटलिटेरियन स्टेट कह लो उसे। वहाँ पे मीडिया स्ट्रॉन्ग तो, जो मीडिया है वो आज़ाद तो नहीं है, लोग क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हैं उन्हें। तो ये जो है वहाँ BRI के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें ट्रांसपेरेंसीज का इशू है, स्केची डिटेल्स हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। उसके अलावा क्या जो है वो क्रिटिसिज्म है उन पे, वो ये है कि जो उनका बिडिंग प्रोसेस होता है जनरली उस वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है। उसमें जो चाइनीज़ कंपनीज होती हैं उनको जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस या उन्हें ज़्यादा लिवरेज दिया जाता है। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो जो चाइना किसी कंट्री में लगा रहा होता है तो जनरली उस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी चाइनीज़ कंपनीज ही आ जाती हैं। तो क्या होता है कि जो बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना होती है किसी एक कंट्री में इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू, उतनी नहीं हो पाती है, क्योंकि जो चाइनीज़ कंपनीज हैं बिडिंग प्रोसेस में उनको अनड्यू जो है वो फ़ायदा मिल रहा होता है। तो अगला पॉइंट क्या है कि उनका जो है वो बिडिंग प्रोसेस जो है वो इतना नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ओपेक बिडिंग प्रोसेस, undue favors to Chinese firms। उसके अलावा जो है उसमें और उन्हें क्या ख़तरा है और उनको क्या चैलेंजेस हैं, उनमें एक ख़तरा जो है वो जियो स्ट्रेटजिक जो है वो कंपटीशन है। आपको बताया जियो स्ट्रेटजिक कंपटीशन, जो अमेरिका है वो चाइना को जो है वो कंटेन करने की कोशिश कर रहा है डिफरेंट टूल्स के थ्रू। और जब वो उसको कंटेन करेगा तो वो ऑब्वियसली जो उसका वो प्रोजेक्ट है BRI उसमें भी वो रोड ब्लॉक्स लाएगा, जैसा कि जो है वो CPEC के टाइम पे हुआ। CPEC जो है उसको अमेरिका सीवियरली क्रिटिसाइज करता है। तो जो एक रोड ब्लॉक, पोटेंशियल रोड ब्लॉक जो BRI के इम्प्लीमेंटेशन में है वो कौन सा है, जो US चाइना का जो कंपटीशन चल रहा है। उसके अलावा जो है वो क्या हो सकता है, बस इतना ही है।
वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, वे फॉरवर्ड हम चाइना को क्या बताएंगे, लेकिन हम जो है वो अपने क्रिटिकल एनालिसिस के लिए कुछ 2-4 चीज़ें जो हैं वो लिख देते हैं। और ये जो है वो आपको पता है, मसाइल पता लग गए हो तो वे फॉरवर्ड बनाना आसान होता है। और सबसे पहला जो है वो क्या है कि उनके बिडिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, उन्होंने लैंडिंग प्रोसीजर को इम्प्रूव करना है। उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, IMF के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। अगर वो वाकई जो है वो दुनिया के साथ कनेक्टिविटी चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जो उनके प्रोजेक्ट हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, उसके दोनों मुल्कों को फ़ायदा है, चाइना को और वो जिस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको जो है वो एक जो दुनिया में एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, कोई भी लैंडिंग किसी से कर्जा लेना है तो BRI को ट्राई करना चाहिए कि उन्हीं फॉर्मेट पे जो है वो उनका बिडिंग प्रोसेस भी चले, जिस तरह से वो प्रोजेक्ट्स जो है वो IMF अप्रूव करता है। उससे क्या होगा कि जो बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की मिसकंसेप्शंस हैं BRI के रिलेटेड वो दूर हो जाएंगे। उसके अलावा उन्हें क्या करना है कि डेट डिप्लोमेसी के कंसर्न्स को दूर करना है। और वो कैसे इंश्योर हो सकता है, जब आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, जब आप बताएंगे कि हाँ ये वाकई हमारा जो है वो कोई कर्जा नहीं चढ़ा रहे हैं कंट्रीज़ पे, बल्कि इससे जो है वो दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंट्री में बनेगा, उनकी भी तिजारत बढ़ेगी, हमारी भी तिजारत बढ़ेगी। तो जब आप ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेंगे तो आपका जो है वो कंसर्न्स दूर होंगे। उसके अलावा जो है वो एक एक बात की थी मैम ने कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो होगा, और तो उन्होंने जो है वो एक जो क्लोनलिज्म की जो एक उन पे क्रिटिसिज्म की जाती है कि एक चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है, बी इट देयर प्रोडक्ट्स बी इट देयर पीपल, तो वो एक इन्वेजन आ रहा है उन कंट्रीज़ पे जहाँ जहाँ पे जो है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो चाइना ने जो वो कल्चरल इन्वेजन है उसका परसेप्शन भी दूर करना है। उसके अलावा जो है वो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की कोई बात नहीं की गई है BRI के प्रोजेक्ट में, कि को दो कंट्रीज जो हैं उनका वो आपस में इन्वेस्टमेंट कोई एक एग्रीमेंट में आ रहे हैं, तो अगर कोई एक कंट्री जो है उन्हें बाद में एहसास होता है कि नहीं यार ये मेरे फ़ायदे में तो कम है, उनके फ़ायदे में ज़्यादा है, तो वो जो है वो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का भी तो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना। तो चाइना को क्या करना है कि अपने BRI के प्रोजेक्ट में ये कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म को भी इंटीग्रेट करना है। और ये जो है वो 2-3 बार हो चुका है, एक हम्बनटोटा श्रीलंका वाले प्रोजेक्ट में, उसके अलावा मलेशिया जो हमारे मातीर मोहम्मद हैं उन्होंने वहाँ पे एक रेलवे प्रोजेक्ट था उसको रीनिगोशिएट करवाया। तो इस तरह जो है वो BRI का जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है अगर इन कंसर्न्स को दूर किया जाए तो। समझ आ गई हैं चीज़ें आपको। BRI पे क्विकली 1-2 क्वेश्चंस हम एड्रेस करके CPEC पे बात कर लेते हैं। CPEC पे बहुत ज़्यादा बात हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें उनमें पहले ही आती होंगी। आप क्वेश्चन के लिए हाथ खड़ा करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर। ठीक हो गया, मतलब सब कुछ समझ आ गया ना सबको? सर क्वेश्चन है सर, सर इसमें BRI में सर हमें कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है? क्योंकि सर हमने जो चैलेंजेस डिस्कस किए हैं सर उसमें हमने कोई सिक्योरिटी इश्यूज का हमने जिक्र नहीं किया। जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्शन जो थी वो असल में सिक्योरिटी इश्यूज की बात की थी कि जब लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे तो वो आपके प्रोजेक्ट को जो है वो उस पर इफेक्ट होने की कोशिश करेंगे, उस पर सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं, तो वो उसमें हमने बात की। ठीक हो गया सर, थैंक यू। नो मोर क्वेश्चंस। ठीक हो गया। अभी हम बात करते हैं CPEC की, और CPEC पे जो है ना हम सर आवाज आ रही है? कौन बोला है? सर मैं इकरा बात कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन था वो शायद आपने देखा ही नहीं। आपने क्वेश्चन किया ही नहीं, हाथ भी नहीं खड़ा किया। हाँ वो मेरे हाल से वो बंद था जो भी इसका। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इसका फाइनेंसर सिर्फ चाइना ही है BRI के सारे पूरे प्रोजेक्ट का? जी सिर्फ चाइना ही है। ठीक है।
चाइना की स्टेट हो सकती है, चाइना के बैंक्स हो सकते हैं, चाइना के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन हो गए वो चाइना के ही। ठीक है। समझ आ गया सबको? आगे चले हम। इस तरह सारे खामोश बैठे अजीब अजीब सी बातें हो रही यस सर चले। ठीक हो गया, हम आगे बात करें।